विस्कोसिटी, विस्कोसिटी समझ में आया था। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का उसके दूसरे लेयर के फ्लो को अपोज करता है, फोर्स अप्लाई करता है। नीचे लेयर के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता है और नीचे वाला लेयर अपर वाले लेयर पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता है। ये जो दो बीच में जो फोर्स का नाम था विस्कस फोर्स, और ये जो पूरे फेनोमेना यानी पूरे को हम लोग बोले थे विस्कोसिटी, पूरे घटना को। ठीक है, इतना ही याद रखना है या दिमाग। ये है फ्लूइड जब फ्लो होता है, लगने वाला जो ये लेयर इस पे अप्लाई करता है, ये अपर वाले लेयर इस पे अप्लाई करता है, तो ये कुछ भी नहीं, दो लेयर के बीच में लगने वाला। ठीक है, कैसे कल हम सारी चीजों को देखा था। जैसे लेयर है तो यहाँ अपर वाला लेयर करता है और नीचे हेलो। वाला लेयर भी। हाँ बोलिए। सर साउंड कट कट के आ रहा है। कट क्या आ रही है, नेटवर्क तो अच्छा है। आवाज आ रही कुछ है अच्छे बोल से रहे, अब? आ रही है सर, लेकिन कुछ बोलते आ हैं रहा तो है, कट जाता है बीच कट में। रहा है। एक मिनट। आपकी बात सुनाई पड़ रहा है क्लियर? यस सर। अभी चलिए, क्लियर है सर। ओके। तो विस्कोसिटी के बारे में बता रहा था कि ये दो लेयर में के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसे ये अपर लेयर नीचे वाले लेयर पे फोर्स अप्लाई करता है। कैसे, क्यों अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई करता है? क्योंकि दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन क्या करता है, अपर वाले लेयर का स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होता है और नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कंपेयर टू इसमें कुछ कम होता है, जिस वजह से अपर वाला लेयर अपने वेलोसिटी के साथ इस वाले लेयर को ड्रैग करना चाहेगा, और उस सेम कंडीशन नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम होता है और नीचे वाले लेयर अपर वाले लेयर को ड्रैग करना चाहेगा अपना कम वेलोसिटी के साथ। तो सेम जैसे कि अपर वाला लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है, तो अपने वेलोसिटी के साथ ये इसको ड्रैग करना चाहता है, अपने साथ खींच के ले जाना चाहता है अपर वाला लेयर। सेम टेंडेंसी शो करता है नीचे वाला लेयर। नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी कम है, तो वो भी चाहता है कि हम अपने साथ अपर वाले लेयर को लेके जाएं। तो ये अपर वाले लेयर पे भी एक फोर्स अप्लाई करता है। बोथ बोथ लेयर एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, क्या, उसकी फ्लो को अपोज करने के लिए। इसका जो फ्लो है, सपोज मान के चलिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम इसको पीछे से खींच, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं इसको पीछे से खींच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो का डायरेक्शन है प्लस की ओर, मैं इसको नेगेटिव की तरफ से इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, ये फ्लो इस डायरेक्शन में है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। किसके लिए? इसका जो फ्लो को कम करने के लिए, यानी फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें तो हमको क्या दिखेगा कि फोर्स, ये अगर अपर लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है, तो फोर्स जो है नीचे वाला लेयर अपर वाले इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, तो ये ज्यादा स्पीडली जा रहा है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, नीचे वाला लेयर इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। किस लिए? क्योंकि ये चाहेगा अपने वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी यानी अपर वाले लेयर का वेलोसिटी को कम करके अपने साथ ले जाना चाहेगा। कम करने के लिए सबसे पहले इसका वेलोसिटी को कम करना होगा कि इसके बराबर, अपने सेकेंड लेयर के बराबर। तो करने के लिए क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करके इसको बराबर करने की कोशिश करेगा। सेम यही कंडीशन होता है जब फर्स्ट लेयर के ऊपर बात करते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ये तो फोर्स अप्लाई हुआ ड्यू टू सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के कारण इस टाइप का फोर्स अप्लाई हुआ।
फर्स्ट लेयर क्या चाहेगा, इसका वेलोसिटी अगर प्लस है, इसका अगर कम वेलोसिटी है, तो इसको अपने साथ ले जाना चाहेगा, यानी इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में वो खींचेगा, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में वो खींचने की कोशिश करेगा। कब तक, जब तक कि इसका जो वेलोसिटी है इक्वल ना हो जाए। तो अगर इसका अगर फ्लो, इसका फ्लो ये जो है इस लेयर का फ्लो अगर मान के चलिए कम है, सपोज कीजिए 5 है और इसका 6 है, तो ये नीचे अपर वाला लेयर नीचे वाले को 6 करना चाहेगा। 6 करने के लिए इसको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा, यानी ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसको फिर इसी डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। किस लिए, यहाँ पे वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देख हम लोग देखें तो यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा, और यहाँ पे इस लेयर में इस डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। जब ये लेयर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो यानी जो दो लेयर में जो फोर्स अप्लाई होता है, जब देखेंगे तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो ये जो फुल प्रॉपर्टी है इसी को हम बोले थे, ये है विस्कोसिटी, ठीक है। देखे थे कि वो उसका पूरा डिटेल्स में हम लोगों ने देखा था कि ये एफ क्यू पी, दैट मीन्स जो दो फोर्स है जब अप्लाई हुआ था तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको कैसे बोलेंगे। ये दो फोर्स था, फोर्स क्यू पी एंड फोर्स पी क्यू। तो ये दो फोर्स था, दो लेयर के बीच में काम कर रहा था। मैंने यहाँ भी लिखा भी था, शो बोथ फोर्स दिस एंड दिस अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी और इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया था विस्कोसिटी का, द विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ fluid by virtue of which oppose the relative motion between its different layer. The force which oppose the relative motion is called viscosity. यानी जी ये जो दो लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स को ही हम लोग बोला जाता है विस्कोसिटी। ये था विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, क्लियर है? आवाज सुन पा रहे हैं? तो अब था न्यूटन फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स। ये जो न्यूटन का जो फॉर्मूला आया विस्कस फोर्स का, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है विस्कोसिटी से आया हुआ है। तो ये फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए जो न्यूटन थे उनको कुछ चीजों को एज्यूम करना पड़ा। पहला क्या था, जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब कि सपोज कीजिए ये अगर एक फ्लो है तो यहाँ पे ये पाथ है, एक पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल, तो हर एक जगह क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए। और अगर ये मॉलिक्यूल्स जिस पाथ से होके गया है उसी पाथ से होके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स को ट्रेवल होना पड़ेगा। ये कंडीशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। दूसरा क्या है, द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द फिक्स सरफेस इज रेज्ड। जैसे कि मैंने कल देखा था कि अगर ये फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस मान लीजिए कि वाटर का फ्लो हो रहा है तो वो एक सरफेस के ऊपर ही हो रहा है, और वो जो सरफेस जिसके ऊपर होता है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है वो। तो ये इनका मानना था कि जो ये जो लेयर होगा, ये जो इसके टच में होके फ्लो होगा, ये जो लेयर होना चाहिए, ये लेयर भी वाटर फ्लूइड का लेयर भी क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तीसरा है द वेलोसिटी ऑफ द लेयर इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स सरफेस। अब कहता है कि अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर हम ये बात करें, लेयर की बात करें, तो हम फिक्स सरफेस से जितना दूर जाएंगे उतना ही वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक्स,
यहाँ पे फिर ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स। तो हम क्या देखते हैं, अगर इसका वेलोसिटी यू है तो यहाँ पे डेल्टा यू इंक्रीजमेंट होता है, यहाँ भी डेल्टा यू इंक्रीजमेंट होता है। यानी फिक्स सरफेस से जितना ही डिस्टेंस हम बढ़ेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, उतना ही अपर लेयर का वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। दैट मीन्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अब यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे ये v बाई एक्स, सॉरी u बाई एक्स, u क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ द लेयर बाय डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, फिक्स सरफेस ऑफ द लेयर। ये x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम फिक्स सरफेस, फिक्स सरफेस से फर्स्ट ये जो लेयर है इसका डिस्टेंस है x। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर अब हम इसको, इसके डिस्टेंस को बढ़ते हैं, सेकेंड वाले पे आते हैं, तो सेकेंड वाले लेयर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा u प्लस डेल्टा u बाय एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे बहुत छोटा हो जा रहा है, सेकेंड लेयर के लिए हो जाएगा u प्लस डेल्टा u, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस डेल्टा u। क्योंकि जब हम सेकेंड लेयर के बात की यहाँ पे बात करेंगे, इसका डिस्टेंस डेल्टा x इंक्रीजमेंट हो गया है और ये x है, तो x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे डेल्टा भी जो है इसका वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हो गया, पहले था भी, अब हो गया डेल्टा भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड लेयर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। तो यही था वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा वह कैसे सर होगा। हाँ, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंस जो है वो यहाँ पे फ्लूइड का लेयर है। मान के चलिए एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया, ये हो गया फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। सपोज मैंने फर्स्ट एज्यूम किया कि ये जो डिस्टेंस है वो x है और इस लेयर का वेलोसिटी मेरा v है, या u मैंने कंसीडर किया क्योंकि हमने सारे कैलकुलेशन में u लिया है, u है। u है। अब देखिए, अब क्या कहता है कि जैसे जैसे हम इस फिक्स लेयर से दूर जाएंगे वहां वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीजमेंट होते जाएगा। तो मैंने माना कि ये जो लेंथ है, ये डेल्टा एक्स लेंथ मैंने ज्यादा बढ़ा, ऊपर गया, तो यहाँ पे मैंने क्या देखता हूं मैं कि डेल्टा यू जो है वेलोसिटी वह इंक्रीज हो जाता है। यानी पहले मेरा डेल्टा, यहाँ पे पहले मेरा जो वेलोसिटी था वह यू था, अब बढ़ के यहाँ पे हो जा रहा है डेल्टा यू, इसमें ऐड हो जा रहा है। यानी मैं कुछ अगर कुछ डिस्टेंस जाता हूं तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मेरा बढ़ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी अगर डेल्टा एक्स जाए तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, u तो था ही, प्लस यहाँ पे 2 डेल्टा u वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, साथ साथ इसका लेंथ भी हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और इसका भी हो जाएगा फिक्स, जो लेंथ या फिर हाइट फ्रॉम फिक्स लेयर भी हो जाएगा ये 2 डेल्टा x। यानी जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ वैसे वैसे क्या होता है, वेलोसिटी भी इंक्रीजमेंट होते रहता है। तो ये जो वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हो रहा है, डेल यू इंक्रीजमेंट हो रहा है डेल एक्स डिस्टेंस अगर मैं जाता हूं, तो ये जो रेशियो है इसी को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ डेल यू एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी with respect to increasing distance from fixed layer। हम इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को। चलिए इस चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आगे हम लोग वहां पे देखेंगे, एक आएगा वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे आएगा कुछ एक दो सरफेस के बीच में के जो टेम्परेचर का डिफरेंस जब बढ़ेगा तो वहां पे हम लोग क्या नाम एक्चुअली मेरे माइंड से निकल रहा है, वो टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, ऐसा कुछ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रहता है,
तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हम देखते हैं। तो ये रहा मेरा विस्कोसिटी का डेफिनेशन। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वर्च्यू ऑफ, या फिर आप लोग अपने लैंग्वेज से लिखिएगा, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which is oppose the relative motion between its different layer. The force which oppose the relative motion is called viscosity. ठीक है, अपने तरीके से इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, फैक्ट को समझिए और अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर। हम न्यूटन्स फॉर्मूला में ही वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में हम बात कर रहे थे। अब फिर मैंने जैसे कि एजम किया था सारी चीजों को, बस उसी आधार पे मैं इसको एक्सप्लेन किया हम कि मैंने कंसीडर किया कि यू जो वेलोसिटी दो लेयर का जो वेलोसिटी है, पी लेयर और क्यू लेयर जो हमने डायग्राम में लिया था, दोनों का वेलोसिटी जो है, एक का वेलोसिटी v है और दूसरे का वेलोसिटी डेल्टा या डेल्टा यू है, जो इंक्रीजमेंट हो गया है। अब इसके साथ साथ मैंने लिया था कि जो फिक्स सरफेस है उसका एरिया ए है, मेरा फिक्स सरफेस जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसका सरफेस एरिया ए है। तब फिर वहां से हमने देखा था कि अगर तो वहां पे एक जो दो लेयर के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो उसको किसके किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो हमने देखा था ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सरफेस एरिया एंड देखे थे डी यू बाय डी एक्स, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था, तो यहाँ पे मैंने लिया था नेगेटिव ईटा ए डी यू बाय डी एक्स, और इसी इक्वेशन को मैंने बोला था न्यूटन विस्कस फॉर्मूला। यही है न्यूटन विस्कस फॉर्मूला। नेगेटिव साइन के बारे में हमने बताया था, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। नेगेटिव साइन शो करता है कि रिलेटिव मोशन जो है फ्लूइड का उसको यह अपोज कर रहा है। फिर यहाँ पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ था हम लोगों के साथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो आया था हम लोगों का ईटा ये जो ईटा है ये सबसे पहले एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है, एक कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड एंड टेम्परेचर, तापमान और नेचर ऑफ फ्लूइड का प्रकृति क्या है, ये दो चीजों के ऊपर यह डिपेंड करता है। और ये जो इक्वेशन था मेरा आया था F इक्वल टू माइनस ईटा ए डी यू बाय डी एक्स, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स के लिए न्यूटन का फॉर्मूला ये वाला है। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन किया था कि अगर एरिया यूनिट हो जाए और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो जाए, देन क्या होगा, एफ यानी एफ डैश जो होगा वो ईटा के बराबर होगा। ठीक है, मैंने एक टर्म यहाँ पे मैंने मिस किया है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। देन जो ये देन क्या होगा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वह जो फोर्स है जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम इसका डेफिनेशन को देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, जो पर यूनिट एरिया पे लगे और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू को 1 कर दे, जो फोर्स हमें लगाने के बाद वही फोर्स होगा मेरा, और उसी फोर्स को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर हम इसके डायमेंशन पे आया था। डायमेंशन कल हम लोगों ने निकालने भी सीखे थे और आप लोगों ने फाइंड भी किया था, ml to the power -1 एंड t to the power also -1, ये था डायमेंशन। उसका कुछ यूनिट
के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, यूनिट ऑफ ईटा। तो एसआई सिस्टम में हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग पॉइजले और डेका पॉइस भी कहेंगे। ये दो नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, जानेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला दो नाम याद रखिएगा। और इन सीजीएस सिस्टम में पॉइजले, इसी में देखिए अगर मैं इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, याद रखने का तरीका, अगर मैं डेका लगा दूं तो एसआई में आ जाएगा, डेका को हटा दूं तो वो सीजीएस में आ जाएगा। इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट के टर्म में ये इसका यूनिट है। और इसके ये जो यूनिट है, ये जो वैल्यू है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। मैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, श्योर है। आगे देखते हैं, आज का हम लोग का नया टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है ये रिलेटिव जो मोशन होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग इस चीज को, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टोक्स लॉ आखिर क्या है। चलिए सपोज कीजिए कि ये एक कुआं है। कुआं समझते हैं आप लोग, वेल, पानी से भरा हुआ है, पूरा इसमें पानी से भरा हुआ है। मैं एक यहाँ पे बॉल ड्रॉप करता हूँ, एक गोल जैसा बॉल को मैं नीचे की ओर ड्रॉप करता हूँ। तो ये जब मैं इस बॉल को नीचे डालता हूँ तो क्या क्या होता है, यहाँ पे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब ये बॉल नीचे पानी में मैंने जब यहाँ पे डाला, जब वो नीचे की ओर आ रहा है, तो इसकी कांटेक्ट में, यानी ये लिक्विड जो वहां पे क्या है मेरा, वो रेस्ट में है। फ्लूइड क्या है मेरा, रेस्ट में है। और इस फ्लूइड का एवरी लेयर भी रेस्ट में है। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ पानी में, वो क्या है, वो मोशन में है। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये जो जितना भी वाटर का लेयर इसके कांटेक्ट में आएगा, सटा हुआ रहेगा, वो सारी लेयर को वो मोशन में करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो पहले से रेस्ट में है, और वो जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो मोशन में है, माने उसके पास कोई वेलोसिटी है। तो अपने जितना लेयर या फिर जितने भी पानी का लेयर या फिर फ्लूइड का लेयर उस बॉडी के साथ अटैच होगा या टच किया हुआ रहेगा, वो सारे लेयर को एक वेलोसिटी के साथ ड्रैग करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। जैसे देखिए इस फिगर में, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे जो लेयर था इसको सीधा, ये सीधा होना रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसको वो इस डायरेक्शन में धकेल दिया, इस डायरेक्शन में वो धकेल दिया। अब जैसे ही ये नीचे की ओर जाएगा, यह जो प्रोसेस हर एक जगह ऐसे धकेलते धकेल नीचे तक जाएगा। या फिर और एक रियल लाइफ का एग्जांपल हम लोग फील करते हैं। मान के लीजिए कि कोई गड्ढा में आपका रस्सी रस्सी जो है वो गिरा हुआ है, यहाँ पे इतना यहाँ पे फ्लूइड है, और यहाँ पे आपका एक रस्सी ऐसे गिरा हुआ है। आप यहाँ पे इसको पकड़े, यहाँ पे पकड़ के इसको बहुत बहुत जोर से इसको ऊपर खिंचाएं, एक साथ सडनली फोर्स लगाएं और इसको खींच के निकालें। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये पानी का लेयर यहाँ तक है, तो जैसे ही ये रस्सी को मैंने एक फोर्स झटका के साथ झटका दे के मैंने ऊपर किया, तो इस लेयर के साथ पानी भी कुछ सतह तक ऊपर तक आ जाता है। जैसे यहाँ तक है तो यहाँ तक पानी आ जाता है ऊपर। ये क्यों आया यहाँ तक पानी, जबकि पानी का तो लेयर यहीं तक था, ऊपर क्यों आ गया? क्योंकि जब हम इस ये रस्सी को जब मैंने ऊपर खींचा, इस पे इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, यह मोशन में आ गया। और यह मोशन में आ गया, तो इसके कांटेक्ट में जितना भी मेरा लिक्विड का एक सरफेस था, वो भी एक वो भी मोशन में आ गया। ठीक है, वो भी मोशन में आ गया, जिस वजह से यह ऊपर उठ के इतना दूर तक इस रस्सी के साथ पानी ऊपर की ओर चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को, अगर कभी बचपन में या फिर अभी भी कभी कोई चीज का जरूरत पड़ा होगा, होता है ये, होता मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग उस पर गौर नहीं करते हैं।
पानी ऊपर आ जा रहा है, बस आ जा रहा है, बट हम लोग उसको कभी गौर से देखते नहीं या फिर उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पीछे फैक्ट यही है कि जब ये ऑब्जेक्ट या फिर ये जो रस्सी जो मोशन में आता है तो अपने साथ जो वाटर का जो फ्लूइड का लेयर है उसको भी मोशन में ले आता है। और मोशन हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन है यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी यह जो सरफेस से ऊपर तक आ जाता है। यहाँ पे हम अगर एनर्जी के टर्म में इसको हम समझे तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर कोई फ्लूइड है वो सरफेस से ऊपर कब आता है, जब उसका सरफेस एनर्जी जो होता है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ऊपर आके वो मतलब क्या सराउंडिंग में चल जाएगा। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इस फ्लूइड के पास जो है ये यहाँ तक तो काइनेटिक एनर्जी लेके गया, बट यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया तो फिर वो नीचे की ओर आ जाता है और वह फिर से लिक्विड में मिल जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में इनसाइड द फ्लूइड मैंने इसको छोड़ा तो वो एक यहाँ पे ड्यू टू वेट फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर वेट फोर्स लगता है, ठीक है, यानी mg वेट फोर्स दैट मीन्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। ड्यू टू mg वेट फोर्स के कारण वो नीचे की ओर कंटिन्यू जाते रहेगा और कंटिन्यू मोशन में रहेगा तो उसके लेयर को भी मोशन में लाएगा। अब यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट को भूल जाइए, अब हम दो लेयर के बारे में बात करेंगे कि यह लेयर मोशन में आ गया, यह लेयर रेस्ट में है। अब यहाँ पे विस्कस फोर्स अप्लाई होगा दो लेयर के बीच में। विस्कस फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। अच्छा, एक चीज आपने फील किया होगा कि बाल्टी में जो बाल्टी को थोड़ा हिला के छोड़ दीजिए, पानी का लेयर भी वो हिलते रहता है, बट जब मैं कुछ देर तक उसको छोड़ दूं तो वह फिर से पानी फ्लैट हो जाता है, प्लेन हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहां भी विस्कस फोर्स काम करता है। जैसे अगर मैं बाल्टी को जैसे थोड़ा सा हिला दिया, उसका लेयर क्या हुआ, दो लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, अपर लेयर ज्यादा होगा, नीचे लेयर में कम होगा, विस्कस फोर्स होगा, दो फोर्स के बीच में एक दो फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा और वो अपोजिशन अपोज करते करते तब तक करेगा जब तक कि वह रेस्ट में ना आ जाए। और इसी वह कारण है कि जब हम लोग बाल्टी या ग्लास का पानी को फैला के छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद वह रेस्ट में आ जाता है। तो वहां पे कारण क्या होता है, ड्यू टू हम कह सकते हैं विस्कोसिटी, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। एक जो बाल्टी है या फिर ग्लास का जो पानी है उसको अगर मैं कुछ मोशन में दे देता हूँ तो कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, कारण एक ही रीजन होगा विस्कोसिटी। डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पे हम बोलेंगे उसको विस्कस फोर्स के कारण। विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड का लेयर का मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये है स्टोक थ्योरम। जब हम इसको ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिराते हैं तो वह अपने साथ कुछ वाटर के लेयर को मोशन में ले आता है और लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स जनरेट होता है जो उसके मोशन को अपोज करता है। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा जो मैंने लिखा उसको देख लेते हैं। When a solid body moves through a fluid, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है, द फ्लूइड लेयर इन कांटेक्ट विद द बॉडी, उस बॉडी के साथ जो फ्लूइड लेयर होगा वो उसको ड्रैग करता है, उसको खींचता है। एज ए रिजल्ट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड स्टेब्लिश्ड, यानी दो लेयर के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी स्टेब्लिश्ड हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। एंड हेंस ए फोर्स स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द बॉडी अपोज टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसके जो मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स स्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है, इसके मोशन को अपोज करने के लिए। द एक्सप्रेशन फॉर द विस्कस फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस इन द फॉलोइंग वे। ये जो फोर्स हो गया विस्कस, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया
अगर इस ऑब्जेक्ट का रेडियस r है, इसका वेलोसिटी v है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा या फिर डेंसिटी होगा, तो इन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, इसका जो एक्सप्रेशन होगा डायमेंशनल एनालिसिस से। तो डायमेंशनल एनालिसिस याद है सबको? डायमेंशनल एनालिसिस याद है सबको? हम लोग जो वो फाइंड करते थे ए बी सी वैल्यू सबका। चलिए नहीं है तो हम लोग अभी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड। सबसे पहले हमें एक मानना होगा कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, बॉडी, जो पानी में मूव कर रहा है। द फ्लूइड is assumed to be infinitely extended in all direction। यह क्या होगा कि infinitely यह all direction में वो extend हो सकता है, कहीं भी वो जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह नीचे यहाँ पे अगर मैं इस फिगर में के बारे में बात करूं तो ये इधर भी गया है, इधर भी गया है, ऑल डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सके वो। तो द विस्कस फोर्स एफ भी एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स काम करेगा, यानी एफ भी वो डिपेंड करेगा तीन चीजों के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, रेडियस ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इस जो फ्लूइड होगा इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। ये तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो हम लोग याद कीजिए, इस टाइप का एक हम जब भी आता था वैल्यू, ये डायमेंशन एनालिसिस करते थे, तो हम एक चीज को मानते थे, दो चीज को कांस्टेंट रखते थे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये? यहाँ तक जो मैंने बताया क्लियर है? सर एक बार और बताइए। कौन वाला, स्टोक्स लॉ या फिर ये वाला? स्टोक्स लॉ सर। चलिए बता रहा हूँ। चलिए अच्छा, कुछ कुछ चीजें, कुछ एग्जांपल जो हम लोग रियल लाइफ में देखे हैं उस चीज के बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक, कॉपरेट मतलब जो आप लोग देखे हैं वो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। सबसे पहला, जब हम मैंने सबसे फर्स्ट मैंने बताया कि अगर एक व्हील, यहाँ पे एक इधर इतना नीचे पानी भरा हुआ है, पूरा फुल पानी से भरा हुआ है, मैं एक रस्सी को नीचे डाल देता हूँ सीधा, फिर मैं जब इसको पकड़ के इसको खींचता हूँ, तो क्या इस रस्सी के साथ कुछ पानी ऊपर की ओर आ जाता है? क्या आपने इस चीज को कभी फील किया है? हाँ सर, ऊपर जी। आता है। आता हाँ है। सर। हाँ, तो सबसे पहले ये क्यों आता है, इस चीज को अगर आप समझ लीजिएगा तो ये स्टोक्स लॉ समझने में काफी आसानी हो जाएगी। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं समझने की इस चीज को। जब जब ये जो यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं अभी देखूं, जब तक मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता हूँ, ये मेरा जो फ्लूइड है, फ्लूइड भी मेरा रेस्ट में है, और ये जो थ्रेड है या रस्सी है ये भी मेरा रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। बट जैसे ही मैंने यहाँ फोर्स ला के इसको इस डायरेक्शन में मैंने पुल किया, खींच लिया, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे खींच लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो रस्सी है वो मोशन में आ गया। अच्छा, इस रस्सी से कुछ तो वाटर का लेयर टच होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इस रस्सी के संपर्क में होगा, रस्सी से चिपका हुआ होगा, रस्सी से सटा हुआ होगा। जब ये मोशन में आएगा तो ये जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, वो भी मोशन में आ जाता है, और ये इस मोशन में आ जाने के कारण ये इस सरफेस के ऊपर तक हमको यहाँ तक पानी मिल जाता है, देखने को मिलता है कि वो इतना ऊपर तक आ गया। ठीक है,
सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट को, एक गोल ऑब्जेक्ट को मैंने जब यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे छोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके चारों ओर, सपोज कि ये एक गोल ऑब्जेक्ट है, ये गोल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल है, ये पूरा गोल है ये। जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इसके कांटेक्ट में जितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या वो सबको मोशन में ले आएगा? तो श्योर लाएगा। इसका रेडियस आर लेते हैं, यानी जितना भी वाटर का लेयर है इधर। अच्छा, एक चीज ये कभी मत सोचिए कि वाटर का लेयर हमेशा ऐसा ही होगा, हम इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि ये भी इस ऐसे भी वाटर का लेयर होगा, क्योंकि ये रेस्ट में है। अब चलिए मैं समझाता हूँ आपको। मानते हैं कि चलिए इसी, हम जानते हैं कि वाटर का लेयर ऐसा ही होता है, पहले मैंने मान लिया कि ऐसा ही होता है, फिर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है, चलिए मैंने मान लिया कुछ देर के लिए। चलिए, जब मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लो नीचे की ओर डालता हूँ, तो यहाँ पे जो ये जो फ्लूइड होगा, ये जो लेयर होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फ्लो होगा। तो अगर हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वहां पे लेयर होता है, अगर कोई लिक्विड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो डेट मीन श्योर यहाँ पे भी लेयर होगा, श्योर है लेयर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन को देखिए, वर्टिकल सारे वर्टिकल लाइंस को देखिए, यहाँ पे ये सारा लेयर है। और ये लेयर कब हुआ है? जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराया है तब। नीचे की ओर जैसे गिराया, यहाँ पे ये जो लेयर है, यहाँ पे इस जगह का जो वाटर का लेयर है वो ड्रैग होगा, नीचे आएगा, और जिस वजह से यहाँ पे एक मोशन स्टार्ट होगा। मोशन जैसे ही यह मोशन स्टार्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेस्ट में था और ये मोशन है, यानी दो के बीच में, एक रेस्ट में है एक मोशन में है, तो वहां पे एक ऑपोजिशन फोर्स लगेगा, श्योर है। हमने देखा कि अगर एक लेयर, अगर ये रेस्ट में है ये मोशन में है, ये भी एक इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चाहे वो हम इस ऑब्जेक्ट और इस लेयर के बारे में बात करें, या फिर दो लेयर के बीच के बारे में बात करें। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे दो चीज जनरेट होगा, फोर्स बिटवीन इच अदर। इसके ऊपर भी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगेगा और इस लेयर के ऊपर भी फोर्स लगेगा। लेयर चाहेगा इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में करने के लिए, जबकि ऑब्जेक्ट चाहेगा लेयर को मोशन में करने के लिए। तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम किया, जो हमने अभी जाना, विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है धनीराम जी? समझ में आ रहा है बात को? यस सर। जी सर। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा इसको यही बोलेंगे कि थोड़ा सा इसको फील कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको फील कीजिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है, या फिर हम एक ग्लास को जब डुबाते हैं तो क्या क्या घटना हो सकता है। ग्लास जब मूव में आएगा तो अपने आसपास के भी फ्लूइड को मूव में लाएगा, ठीक है? या फिर हम जानते हैं कि इस नॉर्मल सी बात है कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, फ्लूइड चाहेगा इसको रेस्ट करने के लिए, या बॉडी चाहेगा फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए। बस सीधी सी बात। तो दोनों के बीच में एक दोनों एक दूसरे के को अपोज कर रहा है, ये तो ये एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे विस्कस फोर्स, और पूरे को हम लोग कहेंगे विस्कोसिटी। ये था मेरा स्टोक्स लॉ। फिर मैंने इसको बताया कि इसको ड्राइव करने के लिए हमको करना होगा, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर जाना होगा। डायमेंशनल एनालिसिस यानी अब ये जो फोर्स है मेरा, विस्कस फोर्स, ठीक है? ये जो स्टोक्स लॉ में जो हमने देखा था, ये जो फोर्स है एफ भी, माने विस्कस फोर्स, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा।